हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो कल हम लोग ने पूरा फंजाई का पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। तो आज जो टॉपिक है वो वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकेंस वाला टॉपिक करेंगे एंड देन होल चैप्टर एंड्स। उसके बाद जो चैप्टर थर्ड है प्लांट डे के ऊपर है, तो वो पूरा प्लांट्स की बेसिस में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मेक श्योर you have liked the video, you have subscribed to the channel for more updates. Let us begin the lecture today and please don't forget to share it with everyone. Okay, thank you so much. अब इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमने देखा तो वायरसेस का कोई मेंशन नहीं था, वायरॉइड्स का कोई मेंशन नहीं था, प्राइन्स का नहीं था, लाइकेंस का भी नहीं था। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया और ना ही इनके लिए सेपरेट किंगडम प्रेजेंट किया गया, क्योंकि द रीजन वाज बीइंग एसेलुलर। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, प्राइन्स हो गए, लाइकेंस हो गए, इनमें क्या है, दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक प्रॉपर सेल नहीं है। ठीक। एंड ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स, जो कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है। अब वो किस कारण होता है? वो होता है वायरसेस के कारण नहीं होता है। ठीक है, वायरसेस का इफेक्ट होता है, जैसे कि कोरोना, इट इज अ वायरस। तो वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस, क्योंकि वो क्या है, ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ट्रूली लिविंग क्यों नहीं कंसिडर किए जाते? क्योंकि वायरसेस का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक लाइफ सेल में होता है। वायरसेस पहले तो क्या होते हैं, दे आर डेड आउटसाइड। तो एकदम डेड होते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती वायरस में अगर वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है। और जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, तो अंदर जाके वो लिविंग हो जाता है। तो थोड़ा एसेलुलर नेचर है। ठीक है, और ना ही कंसिडर्ड, ना ही लिविंग कंसिडर्ड है, ना ही नॉन लिविंग कंसिडर्ड है। बस इसे अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए किसी बॉडी की ज़रूरत होती है, लाइव बॉडी की ज़रूरत होती है, उसी पे ही सर्वाइव कर सकता है। एंड इट इज़ डेड आउटसाइड। ठीक है, तो वायरसेस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कोई सेल कंसिडर्ड नहीं किए जाते, क्योंकि इनके पास क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन, दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। तो जब सेल के बाहर होते हैं वायरसेस कभी भी, तो इनर्ट होते हैं और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट होता है, तो काफ़ी इनएक्टिव से होते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसे हम लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक। तो ये कुछ कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये टोबैको मोज़ेक वायरस है और ये बैक्टीरियोफाज है। इन्हें डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यही बताया गया कि वैसे तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड में होता है, लेकिन जब वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी मशीनरी ले लेते हैं। मशीनरी लेने का मतलब क्या है कि अपना मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के सेल में अपनी मशीनरी को, होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं और खुद को रेप्लिकेट करते हैं। उस हिसाब से क्या होता है कि दे इवन किल द होस्ट। ठीक है, होस्ट को किल करके अपनी मशीनरी कंडक्ट करने के चक्कर में वहीं पे रेप्लिकेट करके इन्फेक्ट कर देते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। सो वी कांट कंप्लीटली से इट इज अ नॉन लिविंग एंड वी कांट इवन कंप्लीटली से इट इज लिविंग। ठीक। तो सबसे पहले जो वायरस था, तो वायरस को नाम दिया गया, जैसे वायरस को नाम दिया गया वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, वेनम या फिर क्या कहा जाता है, पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है। तो डिमिट्री इवानोस की जो थे 1892 में ही रिकॉग्नाइज माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको में क्या होता था ना कि मोज़ैक डिजीज हो जाती थी, एकदम मोज़ैक मोज़ैक स्ट्रक्चर जो बन जाते थे उनके पत्तों में, इन सारी चीज़ों में, तो वो वायरस के कारण ही होती थी। एंड डिमिट्री इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि मोज़ैक डिजीज कॉज करते हैं टोबैको को। तो यही जो था वो वायरस ही था। ठीक है, एंड दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया के फिल्टर से सारी चीज़ें पास करवाई गई तो फिर वायरसेस पास हो गए, जो ऑर्गेनिज्म सर्टेन माइक्रोब्स जिसे यहाँ पे रेफर किया गया है वो पास हो गए, लेकिन बैक्टीरिया नहीं पास हो पाए। सो इट वाज प्रूव्ड कि जो ये जो सर्टेन माइक्रोब्स हैं वो बैक्टीरिया से तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो चुके हैं। ठीक है, तो यही था कि पहले तो वायरस को क्या कहा जाता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डिमिट्री इवानोस्की ने कहा कि कुछ कुछ कैजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टोबैको मोज़ैक डिजीज करवाते हैं। ठीक है, और टोबैको मोज़ैक डिजीज में से टोबैको मोज़ैक वायरस उस चीज़ को नाम दिया गया। एंड दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से दे कुड इजीली पास ऑन। ठीक है, काफ़ी इजीली पास हो सकते थे। सो वी रिकॉग्नाइज, तो डिमिट्री इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया था कि इसको, टोबैको मोज़ैक वायरस को, और उन्होंने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। फिर बाद में आए एम डब्ल्यू बीजनिक। तो एम डब्ल्यू बीजनिक 1898 में, मतलब
6 साल के बाद MW बीजरनिक ने क्या किया, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इन्फेक्टेड जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट से टोबैको के उस चीज में एक्सट्रैक्ट निकाला गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकाला गया। जो जो एक्सट्रैक्ट था वो जब हेल्दी प्लांट में डाला गया तो उससे वो इन्फेक्शन कर पा रहा था। सो व्हाट ही कॉल्ड कि जो एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। उसे ये कहा गया कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है, मतलब कि एक ऐसा फ्लूइड है विच इज कॉजिंग इन्फेक्शन टू द हेल्दी प्लांट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। फिर लेटर दैट पैथोजन वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट वाज नेम्ड एज वायरस। तो एमडब्ल्यू बीजन की यही कहानी है, जो भी अफेक्टेड प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट से, उनसे एक्सट्रैक्ट निकाला गया, एक्सट्रैक्ट निकला तो एक फ्लूइड निकला, फ्लूइड वाज कॉल्ड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। फिर उसे किसी हेल्दी प्लांट में डाला गया, इट कॉज्ड इन्फेक्शन, लेटर द पैथोजन वाज नेम्ड एज वायरस। तो काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया अभी मैंने कि क्या था, इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिया, उस एक्सट्रैक्ट का नाम क्या था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम फिर में जब हेल्दी प्लांट में डाला गया तो इन्फेक्शन हो गया, वही इन्फेक्शन जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस हम डिजीज कह रहे थे। तो वो किसके कारण थी, पैथोजन के कारण। तो पैथोजन का नाम क्या था, इट वाज लेटर टर्म्ड एज वायरस, ठीक है। फिर जो डब्ल्यू एम स्टैनली थे, अब डब्ल्यू एम स्टैनली का 1935 में, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया, ही क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टल कंटेन लार्जली प्रोटीन। तो जब वायरसेस को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की तो और वायरसेस के केमिकल स्ट्रक्चर को देखा गया तो कम्प्लीटली मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इट वाज प्रोटीन, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इट वाज प्रोटीन। और बाहरी इन्वायरमेंट में जहाँ पे अगर वो सेल में नहीं है, दे वर कम्प्लीटली इनर्ट, ठीक है, दे वर नॉट हैविंग मेटाबॉलिज्म, दे वर नॉट कंसिडर्ड लिविंग एज वेल, काफी इनर्ट थे, कुछ भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करते थे व्हेन दे वर आउटसाइड द सेल। लेकिन जब भी किसी भी प्लांट के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर चले जाते थे, लिविंग बॉडी के अंदर, वहां पे वो होस्ट का मशीनरी लेकर उसको इसके ऊपर टेक ओवर करके खुद रेप्लिकेट करके होस्ट को किल कर देता था। तो इनर्ट इट वाज आउटसाइड, बट अंदर जाके इट वाज नॉट कंसिडर्ड इनर्ट, तब जाके इन्फेक्शन करता था, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में इनर्ट था। तो डब्ल्यू एन स्टैनले ने यही किया, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, फिर क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स बनाए जो भी वायरस थे, और उसके ऊपर जब केमिकल स्ट्रक्चर पे स्टडी की गई तो देवर लार्जली प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स ही थे। अभी पीवाईक्यू की लाइन आती है, तो पीवाईक्यू में एक स्टेटमेंट पूछा था और ये एक करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। उसमें से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे गलत ऑप्शन थे और ये दिया हुआ था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ये कम्प्लीटली ट्रू स्टेटमेंट है कि वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, कि उन्हें कोई ना कोई बॉडी चाहिए, लिविंग बॉडी चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सके, ठीक है, उसके बिना नहीं रह सकते। ऐसे यहाँ पे कंसिडर्ड भी है, दे कंसिडर्ड इनर्ट आउटसाइड, तो इनर्ट है कम्प्लीटली, तो ऑब्लिगेट है, ठीक है, मतलब कि होस्ट तो उन्हें चाहिए, अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो दे वोंट सरवाइव, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब जब प्रोटीन्स के एडिशन में जब बात की गई तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी दिखा, ठीक है, ऐसा नहीं था कि इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन था, जेनेटिक मटेरियल भी था। अब जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए, अगेन दिस इज नीट पीवाईक्यू, उसमें एक स्टेटमेंट ये दे रखा था कि वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। सो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वायरसेस जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट कुड बी आइदर और सिचुएशन, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, बट दे बोथ आर नेवर टुगेदर। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पे क्लियरली भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए भी है और डीएनए भी है, इट इज नथिंग सच, ठीक है। अब वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस है। फिर देखा गया कि प्रोटीन की लेयर इन्फेक्शियस है कि जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। फिर देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है, ठीक है, लार्जली प्रोटीन है, लार्जली इट इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, काफी लार्जली इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, लेकिन एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज इन्फेक्शियस इन नेचर। तो प्रोटीन इज समथिंग विच इज नॉट प्रोवाइडिंग इन्फेक्शन बट द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। फिर देखा गया कि कुछ कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंड थे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड की आरएनए थी, ठीक है, और कुछ कुछ वायरसेस में सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड के आरएनए थे, ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, ठीक है। अब काफी इजी सिचुएशन है, जब एसएस आरएनए लिखा जाएगा मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस आरएनए लिखा जाएगा जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात की गई होगी, तो ये बेसिकली प्लांट्स में अफेक्ट करता है, ठीक है, बेसिकली प्लांट्स जब अफेक्ट होते हैं तब तब की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आइदर सिंगल और आइदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एनिमल्स के केस में।
तो एनिमल्स के केस में वी कैन टॉक कि या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन प्लांट्स के केस में काफ़ी क्लियर है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो ही जनरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफाज की बात करें, दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है। मतलब 2 स्ट्रैंड है, वो भी डीएनए के हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जितने भी वायरसेस होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ऊपर इसका राइट हैंड साइड में डायग्राम भी दे रखा है। तो प्रोटीन कोट किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन कोट कैप्सिड से बनी होती है। कैप्सिड्स में कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोट किससे बनी है? कैप्सिड से बनी है। लेकिन स्मॉल सब यूनिट्स किस चीज से बने हुए हैं? कैप्सोमेयर से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर, जो कि किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम कह लो जेनेटिक मटेरियल जो भी है, ठीक है। अब ये जो कैप्सोमेयर होते हैं ये या तो हेलिकल हो सकते हैं, या तो हेलिकल हो सकते हैं, ये पॉलीहेड्रल विद ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में, ठीक है। अब ये नीट का पीवाईक्यू अगेन फ्रॉम दिस लाइन यही क्रिएट हुआ था। उसमें लिखा था कि कैप्सोमेयर्स ऑफ वायरसेस आर हेलिकल, ऑल वायरसेस हैव हेलिकल कैप्सोमेयर, विच इज कम्प्लीटली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि दीज कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में हो सकते हैं तो हेलिकल फॉर्म्स में हो सकते हैं। ऑल वायरसेस आर नॉट हेलिकल, दे कैन बी आइदर हेलिकल और दे कैन बी आइदर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। अब वायरसेस कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं? जैसे मम्स की बीमारी होती है, ठीक है, तो मम्स हो गया। स्मॉल पॉक्स जो कि अभी इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन स्मॉल पॉक्स भी किसके कारण होते हैं? वायरसेस के कारण ही। हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अब हमें मालूम भी है कि कोविड-19 डिजीज इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस, एज इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है ना, मोज़ैक फॉर्मेशन, जैसे कि टोबैको मोज़ैक डिजीज, तो टोबैको की लीव्स में अगर मोज़ैक मोज़ैक का फॉर्मेशन हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा ऐसे कुछ शेप्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम कहते हैं कि मोज़ैक मोज़ैक फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मोज़ैक फॉर्मेशन किसी भी प्लांट में दिखती है, सो हो सकता है कि उसमें वायरस ने इन्फेक्ट किया हो। लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग, अगर लीफ रोल कर रही है, कर्ल कर रही है, ठीक है। येलोइंग, येलो येलो कलर की हो रही है। वेन क्लीनिंग, तो वेन काफी क्लियरली दिख रहा है। ड्वार्फिंग, काफी छोटे हैं। स्टंटेड ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ सीन इन देम, देन वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे वेन क्लीनिंग का मतलब और येलोइंग का मतलब क्या है कि येलो येलो हो रहा है, क्लोरोफिल जो है लूज होता जा रहा है, ठीक है। ड्वार्फिंग हो गया, स्टंटेड ग्रोथ हो गए। सो दीज आर ऑल कंप्लीट सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टिंग अ प्लांट बॉडी, ठीक है। अ वायरस इन्फेक्टिंग अ प्लांट बॉडी। और हमारे केस में व्हेन वी टॉक अबाउट कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, एड्स, हर्पीज, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वायरस के कारण ही होती हैं। सो ये पूरा वायरस का टॉपिक था। तो वायरस के टॉपिक पे ये याद रखना कि कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से ही होता है। ये वायरस का कम्प्लीटली यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आरएनए की बात की गई है, और ये क्या बात की गई? कैप्सिड्स की बात की गई है। तो ये टोबैको मोज़ैक वायरस है। तो मोज़ैक वायरस, टोबैको मतलब क्या हो गया? प्लांट हो गया। तो प्लांट किस चीज से अफेक्ट होगा? आरएनए से अफेक्ट होता है, विच वी ऑलरेडी नो। बैक्टीरियोफाज कौन है? बैक्टीरियोफाज इट कॉजेस इन्फेक्शन इन दी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हेड कॉलर शीट, अगेन अ नीट पीवाईक्यू में लेबलिंग पूछी थी कि ये कौन सा लेबल होगा, ये कौन सा लेबल होगा, और ये कौन सा लेबल होगा। सो वी नीड टू रिमेम्बर इट, ठीक है। ये आरएनए के केस में ये जो है आरएनए, और ये कैप्सिड, और कैप्सिड के सब यूनिट्स कौन कौन क्या होते हैं? कैप्सोमेर्स होते हैं। और कैप्सोमेर्स का शेप कैसे हो सकते हैं? हेलिकल भी हो सकते हैं, और या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरस। फिर वायरस में कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम और ईयर याद रखना है, जैसे डिमिट्री इवानस्की के बारे में लिखा हुआ है 1892 में, उन्होंने मोज़ैक डिजीज के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि काफ़ी छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। एम डब्ल्यू बीजन की बात की गई 6 साल की बात, उन्होंने कहा कि एक फ्लूइड होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, उसे उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। फिर डब्ल्यू एम स्टैनले थे, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन डब्ल्यू एम स्टैनले ने काफ़ी इजीली कर लिया। और उन्होंने जब उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा तो लार्जली प्रोटीन था। फिर देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस में डीएनए भी है, आरएनए भी है। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। काफ़ी न्यूक्लियोप्रोटीक स्ट्रक्चर है, और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, ठीक है। अगर प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पक्के से होगा। एनिमल को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। अब कैप्सिड कैप्सोमर्स वाली थियरी पता चल गई कि प्रोटीन कोट किससे बनती है? कैप्सिड से बनती है। कैप्सिड का स्मॉल सब यूनिट कौन सा होता है? कैप्सोमेर्स होता है। कैप्सोमेर्स का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। अब कैप्सोमेर का स्ट्रक्चर क्या है?
अगेन रिपीटिंग, हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉट ऑल वायरसेस हैव हेलिकल कैप्सोमेर्स, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। पीवाईक्यू इसी इसी पूरे पैराग्राफ से, इसी पूरे पैराग्राफ से आए हुए हैं, सो वी नीड टू रिमेंबर। साइंटिस्ट के बेसिस में मैच द फॉलोइंग भी जनरली पूछ लेता है, ठीक है। उस चीज में कंफ्यूज होने के ज्यादा पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं। अब वायरस की बात करें तो 1971 में, तो डब्ल्यू एम स्टैनली ने 1935 में वायरसेस के बेसिस में क्रिस्टलाइज किया था। फिर वायरस की जो खोज हुई थी 1971 में हुई थी, एंड टीओडीनर की टीओडीनर ने डिस्कवर की थी। अब नीट के पीवाईक्यू में क्या पूछा था? इन 1971 डब्ल्यू एम स्टैनली डिस्कवर्ड वायरस। सो दिस वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है 1971 में टीओडीनर ने किया था वायरस की खोज, ठीक। तो नीट के पीवाईक्यू में यही पूछा था, साइंटिस्ट का नाम सिर्फ बदल दिया था। अब ये जो वायरसेस हमने कहा था कि बैक्टीरिया का साइज था, ठीक है। तो लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आराम से पास हो पा रहे थे, मतलब वायरसेस का साइज जो है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन छोटा है, ठीक है। इट इज अ स्मॉलर इन साइज। लेकिन जब वायरस के केस में स्टडी की गई तो वायरॉइड्स जो थे दे वर स्मॉलर देन वायरसेस। तो कंप्लीट ये ट्रेंड ये है कि साइज वाइज देखा जाए तो बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा बड़ी साइज है, फिर वायरसेस की काफी ज्यादा बड़ी साइज है, फिर वायरॉइड्स आएंगे एट द एंड। वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स एट द एंड। अब इनके कारण कौन सी डिजीज होती थी? तो डिजीज ये कॉज करता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो वायरॉइड्स के कारण होती है, नॉट ड्यू टू वायरसेस, इट इज कॉज ड्यू टू वायरॉइड्स, ठीक है। अब जब वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर को देखा गया तो इट वाज अ फ्री आरएनए, मतलब कोई प्रोटीन कोड नहीं है, मतलब इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट वाज फाउंड इन वायरसेस, इसीलिए उसको नाम दे दिया वायरॉइड, ठीक है। कि प्रोटीन कोड ही, जो वायरल प्रोटीन कोड थी, सॉरी, जो प्रोटीन कोड थी वही एब्सेंट है, ठीक है। सो इट वाज कॉल्ड एज वायरॉइड, ठीक है। इट लैक्ड प्रोटीन कोड व्हिच इज फाउंड इन वायरसेस, तो इसलिए वायरॉइड वर्ड लगा दिया सिर्फ वायरसेस के रसेस के एरिया में, ठीक है। इट इज डिनोटिंग कि प्रोटीन कोड लैक करता था एंड इट वाज अ फ्री आरएनए। सो दिस वाज द नीट पीवाईक्यू। नीट पीवाईक्यू में यही पूछा गया था कि वायरॉइड्स they are found to be they do not have free RNA, ऐसा स्टेटमेंट दिया था which is completely false, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि फ्री RNA होते हैं वायरॉइड्स, इनके पास ना प्रोटीन कोट होती है इसलिए उसको नाम दिया जाता है वायरॉइड, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है वो काफी लो होता है। अगेन अ नीट पीवाईक्यू, इस चीज में यही पूछा गया था कि जो आरएनए होता है वायरॉइड का, इट वाज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसी स्टेटमेंट लिख दी थी विच इज कम्प्लीटली फॉल्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइन्स के केस में देखा जाए तो प्राइन्स के केस में कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस देखे गए, ठीक है। एंड वो ना वायरस दिख रहे थे प्रॉपरली और ना ही वायरॉइड्स दिख रहे थे। और जब एजेंट को काफी अच्छे से स्टडी किया गया तो देखा गया देवर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो ना ही आरएनए था, ना ही फ्री आरएनए था, जैसे कि वायरॉइड्स के केस में देखा गया एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की तरह एक्ट कर रहे थे और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, मतलब ब्रेन की डिजीजेस जो हैं वो कॉज कर रहे थे। और ये काफी ज्यादा सिमिलर इन साइज थे ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पे अगर हम मेंशन करना चाहते हैं सो वी कैन पुट एज इक्वल टू प्राइन्स, कि वायरसेस और प्राइन्स की साइज एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, काफी सिमिलर थी। और काफी सिमिलर होने के बाद वायरस हम कह सकते हैं कि वायरॉइड्स सबसे छोटे हैं, ठीक है, वायरॉइड्स जो है सबसे छोटे हैं। अब ये कौन से डिजीजेस कॉज कर रहे थे? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी कॉज कर रहे थे, ठीक है, जिसे कॉमनली कहा जाता है मैड काउ डिजीज कैटल के केस में। तो ये कैटल के केस में जैसे गाय भैंस हो गई, इनमें बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, जैसे बोविन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है तो बोविन क्या है, कैटल ही हुआ, तो उसमें स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी, तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी की डिजीजेस कॉज करता था जो कि न्यूरोलॉजिकल है, मतलब ब्रेन रिलेटेड है, उसमें मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। और जब इसे ह्यूमन के केसेस में जब कंपेयर किया गया सो इट वाज अ वेरी एनालॉगस वेरिएंट ऑफ सीआर जैकोब डिजीज, ठीक है। सीआर जैकोब डिजीजेस ह्यूमन बीइंग में होते हैं, इट इज नॉट कॉज्ड इन कैटल्स, सीआर जैकोब डिजीज इज कॉज्ड इन टू ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी जो है, जिसे मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, इट इज कॉज्ड इन कैटल एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू प्राइन्स। सो ये पूरा प्राइन्स का था। तो प्राइन्स में ये चीजें याद रखनी है कि ना ही वो उनमें जेनेटिक मटेरियल, फ्री जेनेटिक मटेरियल था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे और ये प्रोटीन्स इन्फेक्शियस कॉज कर रहे थे। इनकी साइज देखी गई, दे वर वेरी सिमिलर टू इन साइज टू द वायरसेस, ठीक है। इनको नाम दे दिया गया प्रायंस, ठीक है। अब जो प्रायंस थे वो कैटल में बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज कॉज करते थे, और जैसे ह्यूमन के डिजीजेस अगर कंपेयर किया गया
तो देखा गया कि सीआर जैकब डिजीज ही ह्यूमन बींग्स में जो होती है इट इज अ वेरी एनालॉगस वेरिएंट टू मैड काउ डिजीज। फिर देखा गया लाइकेंस, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जब हम साइजेस कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो वी नो कि बैक्टीरिया जो है एक लिविंग एजेंट है, ठीक, बैक्टीरिया जो है लिविंग एजेंट है, और ये वायरसेस वायरस जो प्राइन्स जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड एंटायरली लिविंग एंड दे आर नॉट नाइदर कंसिडर्ड एंटायरली नॉन लिविंग। तो अगर हम लिविंग के एजेंट में बात करते हैं तो बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट होता है, और बैक्टीरिया के केस में नहीं, किंगडम मोनेरा के केस में हमने देखा था कि माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया से भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइकोप्लाज्मा होते हैं इन टर्म्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टर्म पे जब बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वायरसेस हो गए, प्राइन्स हो गए, वायरस हो गए, दे आर कंसिडर्ड नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग। लेकिन जब साइजेस सिंपली यहाँ पे कंपेयर की गई है, लेकिन अगर पूछे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म देन आवर आंसर शुड बी क्लियरली माइकोप्लाज्मा इटसेल्फ, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर कर रहा है कि प्राइन्स की साइज क्या है, बैक्टीरिया की साइज क्या है, वायरस की साइज क्या है, तो ये ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली लिखा हो, ये ट्रेंड जो है पूरा कंप्लीटली फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं लाइकेंस के केस में। तो लाइकेंस के केस में हमने फंजाई में बात कर ली थी कि फंजाई का एक पार्ट होता है जो कि अलगा के साथ जब रहता है तो वो लाइकेन का एसोसिएशन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब कि एक दूसरे से इक्वली यूजफुल है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि अलगाए कुछ मदद कर रहा है फंजाई को और फंजाई भी मदद कर रहा है अलगा को, ठीक है। क्लियरली सुनो, अलगा और फंजाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और यूजफुल वे में मदद कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक दूसरे को पैरासिटिक नेचर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर इक्वली एंड म्यूचुअली, ठीक है। तो इस चीज में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे क्या हम कहते हैं? सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस कहते हैं इस चीज को, ठीक है। वी कॉल इट एज सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबाइंड। तो जो अलगा वाला कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबाइंड कहा जाता है, और जो फंगल वाला कंपोनेंट होता है उसे माइकोबाइंड कहा जाता है। अब माइकोबाइंड फंगल के लिए क्यों? इट इज सेड कि जो माइकोप्लाज्मास आर द एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई, ठीक है। वी डोंट हैव टू रिमेम्बर इट, बट एक एक थॉट ऐसे लगा के रखो कि जो माइकोप्लाज्मास दे वर कंसिडर्ड एज अ एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई। तो फंगल कंपोनेंट में इसलिए माइको इज द वर्ड यूज, ठीक है। और फिर अलगल कंपोनेंट के लिए फाइकोबाइंड इज द वर्ड यूज, फंगल के लिए माइकोबाइंड, ठीक है। और ये जो फाइकोबाइंड होते हैं अलगा हैं, तो अलगा दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। और जो फंगल कंपोनेंट है तो हमें पता ही है कि फंगल कोई भी ऐसा फंगस नहीं है जो कि खुद का खाना खुद बनाता हूँ, दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। तो फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन जो अलगल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक है। अलगा खाना बनाता है, ठीक है। अलगा का ऑटोट्रॉपिक नेचर है, तो अलगा का तो काम हो गया कि वो खाना प्रिपेयर करेगा, इट वुड प्रिपेयर फूड, और वो फंजाई को देगा। और फंजाई का काम क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करना और एब्जॉर्ब करना मिनरल न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह सारी चीजें अलगा के लिए, ठीक है। अलगा को कुछ कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे ना, जैसे पानी चाहिए, कुछ कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी तो खाना बनेगा। जब तक सामग्री नहीं है तब तक खाना नहीं बनेगा। तो फंजाई का काम है सारी सामग्री और सारा शेल्टर अलगा को देना, और अलगा का काम है खाना बनाना, ठीक है। अलगा खाना बनाएगा और फंजाई पानी और न्यूट्रिएंट्स देगा और शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक। फिर ये देखा गया कि लाइकेंस के केस में ये देखा गया कि दो डिफरेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है। तो काफी अलग अलग विचित्र ऑर्गेनिजम्स एक साथ में रहते हैं एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन अ वेरी म्यूचुअल वे। सो ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था कि नेचर में इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं। अब लाइकेंस जो है काफी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि अगर काफी पोल्यूटेड एरिया है तो लाइकेन की ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर काफी अच्छी एरिया है तो लाइकेन की ग्रोथ होगी, और लाइकेन की ग्रोथ काफी हम इजीली देख सकते हैं ट्री के बार्क में। तो ट्री का जो बार्क होता है ऑलमोस्ट सफेद सफेद सा हो जाता है, दैट इज ड्यू टू लाइकेन। तो लाइकेन काफी गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, ठीक है। एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। सो इस पे पीवाईक्यू था, इस पीवाईक्यू में यही पूछा गया था। इसमें स्टेटमेंट ऐसी लिख दी थी कि लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ये तो सही लिखी थी। फिर ये लिखा था कि दे ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो इस वाले स्टेटमेंट पे नीट के पीवाईक्यू में कंफ्यूजन क्रिएट किया था, एंड वी नो कि सही स्टेटमेंट क्या जाएगा कि वो कभी भी पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते लाइकेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइकेन कंप्लीट हो गया, प्राइंस कंप्लीट हो गए, वायरॉइड्स हो गए, ठीक है। फिर बाद में सारी हमने डिटेल में देख लिया कि कौन से साइंटिस्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डिमिट्री इवानोस्की, वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज कॉज करने वाले। फिर एम डब्ल्यू बीजन ने हमने केस में पढ़ा था कि एक फ्लूइड होता है जिसको
जिसे भाषा में लिखा था उन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, फ्लूइड का नाम दिया गया था। डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या काम किया था, क्रिस्टलाइज किया था किस चीज को, वायरसेस को, आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर क्रिस्टलाइज किया था। फिर बाद में एक स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो इसमें मैंने कई बार कहा गया कि नीट का पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू आया है, दैट मीन्स दिस वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस और प्राइन्स वाला जो भी टॉपिक है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कोई भी फैक्ट हमें मिस आउट नहीं करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है मिस आउट नहीं करना, क्योंकि मेजर पीवाईक्यूज इसी पैरा से आए हुए हैं। तो ओवरऑल प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, तो सारे किंगडम जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन वायरसेस, वायरॉइड्स वाले जो पूरे जो प्लेस है वो तो हमें याद रखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आ ही जाते हैं। तो किंगडम फंजाई के बेसिस में डिस्कस किया था, लेकिन इसका क्विक रिकैप कर लेंगे। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज का क्विक रिकैप करना बाकी है, तो इसे अभी हम कर लेंगे। तो हमने कहा था कि बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, दे आर मशरूम ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। क्या कॉज करते हैं, रस्ट और स्मट कॉज करते हैं। माइसीलियम कैसे ब्रांच्ड और ब्रांच सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं। प्लाज्मोगैमी फ्यूजन किसके कारण होते हैं, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स अगर जब फ्यूज करते हैं तब जाके प्लाज्मोगैमी होती है। फिर उनके केस में डाइकैरियोफेज होता है। डाइकैरियोफेज के बाद फिर जो है कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी के बाद मायोसिस होती है और फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम में, और कैसे, एक्सोजेनसली, ठीक। फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल से, पुआ से याद रखना है इसको, मालपुआ वाला पुआ, ठीक है, विच इज पक्सीनिया ओस्टैगोस्मट। ये बहुत ही आना ही है क्वेश्चन पक्सीनिया के बेसिस में। तो वीट में जो रस्ट कॉज करता है वो पक्सीनिया कॉज करता है। चाहे किसी भी प्लांट में अगर लिख दे, किसी भी प्लांट का नाम लिख दे और लिख दे रस्ट डिजीज, तो श्योर है कि पक्सीनिया के कारण होगा, ठीक। एक एक्सेप्शन है जो कि याद नहीं रखना है, उतना डीप में नहीं जाएगा। और अगर पूछे कि स्मट किसके कारण कॉज होता है, तो ओस्टिलागो के केस में होता है, ठीक। एगैरिकस जो मशरूम जो हम खाते हैं, एगैरिकस मशरूम के बारे में तो देखा ही था। अब डिटरमाइसिट्स क्या था, जिनमें सेक्सुअल साइकिल नहीं मिली उसे अलग ही क्लास में डाल दिया, विच इज डिटरमाइसिटीज, ठीक है। और उसमें था कि सेप्टेट माइसीलियम था और ब्रांच्ड माइसीलियम था। तो फाइकोमाइसिटीज का तो कोई डाउट ही नहीं था। जो भी ऑर्गेनिज्म डिटरमाइसिटीज में अगर उनकी सेक्सुअल साइकिल पता लग गई, तो या तो वो एस्कोमाइसिटीज में जाता था या तो बेसिडियोमाइसिटीज में ही जाता था। इट डिड नॉट गो इन फाइको, क्योंकि माइसीलियम की स्टडी कर ली थी, बस सेक्सुअल स्टेजेस जो थे डिटरमाइंड नहीं थे। और फिर इनमें ये था कि एक ही एसेक्सुअल स्पोर की बात की गई थी, जो कि है कोरिडिया, ठीक। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रैकम, ट्राइकोडर्मा, जिसे कैट के निमोनिक से याद रखना है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द होल चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम जो है क्विक रिविजन करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसे क्विक sort of recap in just 30 minutes would be covered in the next lecture. Hope you like the today's topic, and please make sure you like and you subscribe even, ठीक। और जितने भी दोस्त वगैरह जितने भी लोग हैं एंड जितने भी अप्रोच लोगों से अप्रोच कर सकते हो, प्लीज शेयर इट टू देम, इट वुड बी रियली काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच।